हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे बेटा, पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना मेंडेलियन डिसऑर्डर। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखे थे? कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर सीखे थे, जैसे क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में? आज की क्लास में हम बात करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। तो फटाक से आप लोग भी हेडिंग लगाइए मेंडेलियन डिसऑर्डर। चलिए लिखते हैं बेटा हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर को। हमारे पास क्या है बेटा आज के टॉपिक के रूप में? मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है। देखिए, जब हमने डिसऑर्डर्स के बारे में बात की थी, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स के बारे में, तो वहाँ पर हमने देखा था कि मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं क्या होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो देखिए, ऐसे डिसऑर्डर जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस का पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है, उन्हें आप क्या कहेंगे? उन्हें आप मेंडेलियन डिसऑर्डर कहेंगे। ऐसे डिसऑर्डर जो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो करते हैं, उनको आप क्या कहते हो? मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हो। यानी ऐसे डिसऑर्डर्स जिनके जीन की जो इनहेरिटेंस होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? मेंडेलियन जीन पैटर्न के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? आइए लिखते हैं डेफिनेशन को। ठीक है, दोज डिसऑर्डर्स which follows Mendelian pattern of inheritance, which follows Mendelian pattern of inheritance are called Mendelian disorder। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। अब फिर हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसके क्या देखेंगे बेटा? हम लोग बात करेंगे इसके रीज़न के बारे में। व्हाट आर द रीजंस फॉर मेंडेलियन डिसऑर्डर? तो बेटा देखो, मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। किसकी वजह से? पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। तो व्हाट इज द रीज़न? तो रीज़न ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर, रीज़न फॉर मेंडेलियन डिसऑर्डर इज पॉइंट म्यूटेशन। क्या है बेटा? पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या है बेटा? रीजन है किसका? मेंडेलियन डिसऑर्डर का। ठीक है सर, क्लियर है बेटा यहाँ तक बात? ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कि मेंडेलियन डिसऑर्डर कितने टाइप के हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर हेडिंग लगाते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्लासिफिकेशन ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर। हम लोग बात करेंगे बेटा किसके बारे में? हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके क्लासिफिकेशन के बारे में? मेंडेलियन डिसऑर्डर के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है सर, चलो देखते हैं बेटा। देखिए, जब हम क्लासीफाई करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर को तो ये निकलते हैं बेटा तीन टाइप के। कितने टाइप के? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर। कितने टाइप के हैं बेटा? 3 टाइप के। पहले को आप कहते हो बेटा ऑटोसोमल रेसेसिव। क्या कहते हैं बेटा पहले को? पहले को हम कहते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे बेटा किसके बारे में? हम लोग बात करेंगे ऑटोसोमल। अब रेसेसिव डिसऑर्डर हो सकते हैं तो डोमिनेंट डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं सर। ये हो गए ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा थर्ड डिसऑर्डर के बारे में। वो है बेटा सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। यानी ऐसे डिसऑर्डर्स जिनके जीन जो है कहाँ पर होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, अब बेटा हमको देखना है, देखो आपके सिलेबस में जो है ना, उसमें 2-3 आपको ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर पढ़ना है, 2 आपको क्या पढ़ना है? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर पढ़ना है। इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा जानते रहेंगे। ठीक है, अब बेटा इसके बारे में बात करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताइए सर। तो लिखिए बेटा आप। इसके एग्जाम्पल में हम पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं बेटा किसका? सिकल सेल एनीमिया का। सिकल सेल एनीमिया का। ठीक है सर। दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं बेटा हम लोग थैलासीमिया का। थैलासीमिया का। थर्ड एग्जाम्पल पढ़ते हैं बेटा किसका? हम PKU यानी
फेनिल कीटोन यूरिया। ठीक है, हाँ सर, इसको बेटा हमें बात करनी है किसमें इन डिटेल पढ़ना है। इसको किस में पढ़ना है सर? डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और डिजीज़ भी होती हैं लेकिन वो हमको पढ़नी नहीं है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। सम मोर एग्जाम्पल। सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसके बारे में बेटा हमें डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेटा हम अपने ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स में। इसमें हम एक नाम याद रखते हैं, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का। क्या है बेटा? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी क्या है? एक तरीके का डिजीज़ है। किसका एग्जाम्पल है वो? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का। सेक्स लिंक डिसऑर्डर में जो हमें एग्जाम्पल पढ़ना है वो किसका पढ़ना है? और ये पढ़ना है बेटा डिटेल में। एक तो पढ़ते हैं हम लोग किसका बेटा? हीमोफीलिया का। हीमोफीलिया का। अगला पढ़ते हैं बेटा किसका? हम कलर ब्लाइंडनेस का। किसका पढ़ेंगे हम लोग? कलर ब्लाइंडनेस का। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे हीमोफीलिया के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। इन दोनों को हमको किस में पढ़ना है? डिटेल में पढ़ना है। किस में पढ़ना है बेटा? इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे, इसको भी डिटेल में देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इसके अकॉर्डिंग, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करिए। हमारा आज का जो टॉपिक होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। इनके बारे में हम लोग फुल डिटेल में बात करने वाले हैं अच्छे से। तो आप फटाक से क्या करेंगे बेटा? आप फटाक से इनका स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स के बारे में। करिए फटाक से, चलो। चलिए, पहला हम लोग लिखते हैं बेटा क्या? पहला हम लोग लिखते हैं सिकल सेल एनीमिया। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? हम लोग बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। ठीक है सर, देखो सिकल सेल एनीमिया क्या है? इट इज़ ए मेंडेलियन डिसऑर्डर। पहली बात क्या लिखेंगे इसके बारे में? जो पहली बात हम लोग लिखेंगे वो ये है कि ये क्या है बेटा? ये एक तरीके का मेंडेलियन डिसऑर्डर है। ठीक है, इट इज़ ए मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, अब मेंडेलियन डिसऑर्डर भी हमने कितने तरीके के देखे थे? 3, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड सेक्स लिंक। तो ये कैसा है सर? तो ये क्या है? इट इज ए ऑटोसोमल, इट इज ए ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। बात समझ आई बेटा? कैसा है ये? ऑटोसोमल रेसेसिव है। रेसेसिव कैरेक्टर कब अपने आप को एक्सप्रेस करता है? जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है। ठीक है, तो चलो देखो इधर। फिर हम बात करते हैं बेटा इसके जीनोटाइप की, इसके जीनोटाइप की। ठीक है, देखो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है वो हम देखेंगे बाद में। पहले हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में? इसके जीनोटाइप के बारे में। हम लोग बेसिक से अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलो देखो, जीनोटाइप क्या हो सकता है? सपोज करिए अगर जीनोटाइप है ABA। ठीक है, तो ये किसके लिए है बेटा? ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए। हम लोग मान लेते हैं कि एक जीन है ABA, किसके लिए है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए। ठीक है, अगला मानते हैं बेटा HBS, किसके लिए है? ये है नॉर्मल, सॉरी एबनॉर्मल। ये किसके लिए बेटा? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए। तो जीनोटाइप्स कैसे कैसे हो सकते हैं? सपोज करो हमारे अंदर अगर जीन है ABA एंड ABA, अगर ये दोनों जीन हैं तो दोनों जीन किसके हैं बेटा?
नॉर्मल हीमोग्लोबिन की, तो ये पर्सन कैसे होगा, पर्सन नॉर्मल होगा। ठीक है, अगर मेरे पास है ए बी ए एंड ए बी एस, पर्सन कैसे होगा बेटा, अफेक्टेड होगा, नहीं होगा, पर्सन कैसे होगा, नॉट अफेक्टेड। सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि रेसेसिव की कंडीशन क्या है, रेसेसिव अगर ये बेटा इस कंडीशन में आएगा, क्योंकि ये रेसेसिव डिजीज़ है, तो अगर ये इस कंडीशन में आएगा तभी अपना प्रभाव दिखाएगा। अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। दोनों जीन कैसे, दोनों एलील कैसे होने चाहिए, रेसेसिव वाले होने चाहिए, यानी ये वाले होने चाहिए, तभी आपको क्या दिखेगी, सिकल सेल एनीमिया दिखेगी। तो यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर कैसा है, एक है HbA, एक है HbS, तो ये कैसा होगा, ये पर्सन कैसा होगा, पर्सन इज़ नॉट अफेक्टेड विथ सिकल सेल एनीमिया। पर्सन कैसा होगा बेटा, नॉट अफेक्टेड, मतलब कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। बट अगर जीनोटाइप ये वाला है कुछ, ठीक है, अगर जीनोटाइप ये वाला है तो इसको आप क्या कहोगे, ये पर्सन जो है ना बेटा, ये देखो यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन बन गई, और ऐसे से कब अपना इफेक्ट दिखाता है, जब वो किस में होता है, होमोजाइगस कंडीशन में होता है। तो ये पर्सन कैसे होगा बेटा, अफेक्टेड विथ सिकल सेल एनीमिया, अफेक्टेड विथ सिकल सेल एनीमिया। ठीक है बेटा, चलो आगे बात करते हैं बेटा, किसके बारे में, आगे बात करते हैं हम लोग इस HbA और HbS के बारे में। देखो ये जो पर्सन है ना बेटा, यहाँ पर देखो क्या है, इसके अंदर जो है HbS जीन है, यानी जो रेसेसिव जीन है, वो होमोजाइगस कंडीशन में नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको तो सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा, बट इसको हम क्या कहेंगे, ये कैरियर है। क्या है बेटा, कैरियर है, क्योंकि किसका एलील कैरी कर रहा है बेटा, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का एलील कैरी कर रहा है, बट ये जो है अपना इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि ये किस में है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। ठीक है, चलो ये हो गई बात किसकी बेटा, जीनोटाइप की। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में बेटा, एक्सप्लेनेशन के बारे में, एक्चुअली होता क्या है, सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है। ठीक है, तो हम बात करेंगे बेटा एक्सप्लेनेशन के बारे में, हम बात करेंगे किसके बारे में, एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो एक्सप्लेनेशन देखने से पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। तो पहले हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, हीमोग्लोबिन के बारे में। किसके बारे में बात करोगे बेटा, सबसे पहले बात करोगे हीमोग्लोबिन के बारे में। कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन RBC ऑफ ह्यूमन, प्रेजेंट इन RBC ऑफ ह्यूमन। ठीक है, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग O2, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इसके स्ट्रक्चर की। तो इसमें आपको दो चीज़ें को देखने को मिलेंगी, क्या चीज़ें बेटा, दो चीज़ें, कौन कौन सी दो चीज़ें, एक तो दिखेगा सर आपको इसमें हीम वाला पार्ट, कौन सा पार्ट बेटा, हीम पार्ट। ठीक है, जो कौन सा पार्ट होता है, जो पार्ट होता है सर आयरन का। ठीक बेटा, दूसरा इसमें कौन सा पार्ट दिखता है बेटा, दूसरा इसमें पार्ट दिखता है आपको प्रोटीन पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट दिखता है प्रोटीन पार्ट, जिसको आप कहते हो ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है इसमें, वो है बेटा प्रोटीन पार्ट। ठीक है, चलो देखो इधर, अब बात करते हैं बेटा कि इस प्रोटीन पार्ट में क्या क्या होता है। देखो प्रोटीन पार्ट में क्या होते हैं बेटा, पेप्टाइड चेन्स होंगे। क्या होंगे, पेप्टाइड चेन्स होंगे। पेप्टाइड चेन क्या होती है सर, देखिए अमीनो एसिड आपस में जुड़कर एक ऐसे चेन बना लेते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं ना बेटा, एक चेन बनाते हैं। इस चेन को आपने क्या नाम दे दिया, पेप्टाइड चेन। अब देखो इसमें ये पेप्टाइड चेन से आगे क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। अब इसमें दो टाइप के पेप्टाइड चेन है, पेप्टाइड चेन्स आर 2 टाइप। ठीक है, पेप्टाइड चेन की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, लेकिन वो कितने टाइप की होंगी, 2 टाइप की। इसमें पाई जाती है बेटा अल्फ़ा चेन, अल्फ़ा पेप्टाइड चेन, इनके नंबर्स कितने होते हैं, 2। और इसमें पाई जाती हैं 2 बीटा पेप्टाइड चेन्स। ठीक, अब पेप्टाइड चेन है बेटा, तो पेप्टाइड चेन कैसे बनती है, देखो हमने पढ़ा है थोड़ा सा जीन एक्सप्रेशन। देखो ये मेरा जीन है, इस जीन से क्या बनता है बेटा, इस जीन से mRNA बनता है,
इस mRNA पर क्या होते हैं, कोडॉन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या बनती है यहाँ पर प्रोटीन बनती है। ठीक है, अब ये प्रोटीन क्या है बेटा, ये प्रोटीन ही क्या है बेटा, एक तरीके की पॉलीपेप्टाइड चेन से ही बनी होती है। ठीक है, तो पेप्टाइड चेन्स बनती हैं जो क्या बनाती हैं, प्रोटीन बनाती है। ठीक है, तो कुल मिला के ये पेप्टाइड चेन्स भी क्या किससे बनी होंगी, किसी जीन से बनी होंगी। तो ए जीन इज रिस्पॉन्सिबल, ए जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज पेप्टाइड चेन्स। हाँ सर ठीक है, कोई ना कोई जीन जो है बेटा रिस्पॉन्सिबल होगा इस पेप्टाइड चेन के लिए। यस, कौन सा जीन है बेटा वो, उसको मान लिया जीन है कोई एक, और प्रेजेंट होता है कहाँ पर बेटा, प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 16। कहाँ होता है बेटा, क्रोमोसोम नंबर 16 पर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा एक जीन के बारे में जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके बारे में, किसको बनाने के लिए, बीटा पेप्टाइड चेन को। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए जीन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, ए जीन इज आल्सो responsible for these beta peptide chain। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। कहाँ पर होगा बेटा, ये क्रोमोसोम नंबर 11 पर होता है। ठीक है सर, अगर बेटा इस जीन में म्यूटेशन हो जाएगी तो अल्फा चेन खराब हो जाएंगी, और अगर इस जीन में म्यूटेशन हो जाए जो कहाँ पर है, क्रोमोसोम नंबर 11 पर है, इस जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए तब क्या होगा बेटा, बीटा चेन खराब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हम थोड़ा सा और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हमारे पास बेटा 2 क्रोमोसोम है। देखो थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा बेटा, अब इसका स्क्रीनशॉट करो फटाक से, तो थोड़ा सा मैं इसको रफ करता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट करो, तो चलो देख लेते हैं। देखो सपोज करो एक नॉर्मल पर्सन है, सपोज करो क्या है बेटा, एक नॉर्मल पर्सन है। ठीक है सर, नॉर्मल पर्सन में क्या होगा बेटा, देख नॉर्मल पर्सन में क्या होगा, यहाँ पर एक क्रोमोसोम ऐसे लिया हमने। ठीक है, कह दिया ये क्या है, क्रोमोसोम नंबर 16 है। ठीक है सर, ये क्या है बेटा, ये है क्रोमोसोम नंबर 11। कौन सा है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 11 है। कोई दिक्कत है सर, नहीं है। अब नॉर्मल पर्सन है तो इसके अंदर कौन सा जीन होगा बेटा, इसके अंदर होगा HBA वाला जीन। ठीक है, तो देखो ये एक जीन है, इसको नाम दिया मैंने HB, यहाँ पर ऊपर लिख दिया ऐसे A। तो ये किसके लिए है बेटा, नॉर्मल के लिए है। तो यहाँ से क्या बनेंगे बेटा, बीटा पेप्टाइड चेन्स बनेंगे। हाँ सर बनेंगे। ठीक, यहाँ पर ऐसे 2 जीन हैं। ठीक है, ऐसे 2 जीन हैं जो क्या बना रहे हैं, जो बना रहे हैं बेटा अल्फ़ा पेप्टाइड चेन्स, जो क्या बना रहे हैं, अल्फ़ा पेप्टाइड चेन्स बना रहे हैं। ठीक है सर, ये जीन एकदम ठीक है। अब क्या आ जाएगा बेटा, अब हम देखते हैं बेटा इन्फेक्टेड पर्सन कैसा होगा, या फिर अफेक्टेड लिखो, इन्फेक्टेड मत लिखो, इन्फेक्टेड शब्द गलत हो जाएगा। अफेक्टेड पर्सन, जब बेटा नॉर्मल बीटा चेन बन रहे हैं, जब नॉर्मल अल्फा चेन बन रहे हैं, तो हीमोग्लोबिन कैसा दिखेगा, HB का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा वो समझ पहले, वो आप समझ लोगे तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। सबसे पहले क्या कहा था मैंने कि एक हीम पार्ट होता है, यानी कि एक आयरन पार्ट होता है। हाँ सर ये हो गया। ठीक है, इस आयरन पार्ट में क्या होती हैं बेटा, इस आयरन पार्ट में ऐसे 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं। चलो ये वाली 2 क्या हो गई, ऐसे अल्फ़ा चेन्स हो गई, इनको आपने क्या कह दिया, अल्फ़ा सब यूनिट्स। क्या हो गई ये बेटा, ये अल्फ़ा सब यूनिट्स हैं। अब इसी के साथ में लगी हुई यहाँ पर क्या होती हैं, ऐसे 2 बीटा सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी बेटा, ये हो गई आपकी बीटा सब यूनिट्स। क्या है ये आपकी बीटा सब यूनिट्स हैं। ठीक है सर, अब क्या हो जाए बेटा, अफेक्टेड पर्सन में ये क्रोमोसोम नंबर 11 का जो ये HBA जीन है, HBA जीन में क्या हो जाए, इसमें हो जाए म्यूटेशन।
क्या हो जाएगी इसमें म्यूटेशन, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा HBS। अब यहाँ पर देख बेटा, अफेक्टेड पर्सन के अंदर क्या होगा, ये वाला क्रोमोसोम ऐसा ही होगा, हाँ सर होगा, और ये वाला कैसा होगा बेटा, ये भी ऐसा ही होगा। इसके जीन कैसे होंगे, इस पर तो अल्फ़ा चेन के जीन्स वैसे ही हैं, तो ये क्या है बेटा, ये आपके नॉर्मल अल्फ़ा पेप्टाइड चेन्स हैं। ये क्या है, नॉर्मल अल्फ़ा चेन से यहाँ से बनेंगी। क्रोमोसोम नंबर कौन सा है सर, 16 है। ये क्या है बेटा, क्रोमोसोम नंबर कौन सा है सर, 11 है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास एक HBS जीन आ गया है, HBS। अब यहाँ से क्या बनेंगे बेटा, नॉर्मल पेप्टाइड चेन्स बनेंगी, नहीं बनेंगी। यहाँ से क्या बनेंगी, एबनॉर्मल बीटा चेन्स। क्या बनेंगी, एबनॉर्मल बीटा चेन्स बनेंगी। ठीक है, बीटा चेन्स बनना बंद नहीं होंगी, बट कैसे बनेंगे, वो एबनॉर्मल बनेंगी। यहाँ पर क्या हुई है, यहाँ पर हुई है म्यूटेशन। ठीक है, इस जीन में म्यूटेशन हुई, क्या बन गया, ये बन गया। अफेक्टेड पर्सन का है क्रोमोसोम। अब क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, अफेक्टेड पर्सन में इस एबनॉर्मल बीटा चेन के कारण हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसे बदलेगा। देखो हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर में क्या होगा, देखो हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर में क्या होगा, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसे होगा। यहाँ पर क्या हो गया, ये आयरन हो गया, हाँ सर ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ये 2 अल्फ़ा चेन्स हो गई ऐसे, ब्लू कलर के, देखो ऊपर भी है यहाँ भी है। ये क्या हो गई, अल्फ़ा सब यूनिट्स हो गई। ये हो गई बेटा आपकी अल्फ़ा सब यूनिट्स। ठीक है, लेकिन जो बीटा सब यूनिट्स हैं बेटा, वो कैसी हो जा रही हैं, देखो इसमें बढ़िया से बनी हुई हैं, इसमें कैसे हो जा रही है बेटा, ऐसे डिफेक्टेड हो जा रही है। ये क्या है बेटा, आपकी डिफेक्टेड एबनॉर्मल बीटा चेन्स हैं, या फिर इसको आप कह दो एबनॉर्मल बीटा चेन्स। क्या फ़र्क पड़ेगा, देख बेटा, जब ये क्या है, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, क्या रहेगा इनका, नॉर्मल हीमोग्लोबिन रहेगा, नॉर्मल HB रहेगा, तब आपकी RBC कुछ ऐसे रहती है बेटा, तब RBC का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहता है। इसको आप कहते हो बाई कॉन्केव RBC। ठीक, 4 पेप्टाइड चेन्स हैं, 2 अल्फ़ा सब यूनिट्स हैं, 2 क्या हैं, बीटा सब यूनिट्स हैं। तो इसका क्या है बेटा, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है प्रोटीन का, यानी इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होता है। प्रोटीन के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लोगे। ये क्या है बेटा, नॉर्मल RBC है, नॉर्मल बाई कॉन्केव RBC है। ठीक है, जब ये देखो, जब ये नॉर्मल था, ये सारी चीज़ें जब नॉर्मल थी तब ये बन रहा था। अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, देख यहाँ से क्या हुआ, ये अफेक्टेड पर्सन का सीन है यहाँ से। ठीक है, इसके नीचे क्या है, इस रेड वाली लाइन के नीचे का सीन कैसा है, इसके नीचे का सीन कैसा है बेटा, इसके नीचे का सीन एबनॉर्मल वाला है। अब RBC का शेप कैसे होगा, देखो होगा क्या, ये एक RBC होगी ऐसे, ठीक है, ऐसे एक RBC थी। हुआ क्या इसके अंदर, इसके अंदर हुआ ये कि नॉर्मल वाले जब ऐसे बीटा चेन्स थे तो अच्छी बात थी, ऐसा शेप था। अब इसके अंदर क्या होगा, ये मान लो एक हीमोग्लोबिन, ये दूसरा हीमोग्लोबिन, ये तीसरा हीमोग्लोबिन, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसा था। इसकी जो ये बीटा चेन्स हैं, देखो ये ब्लैक वाली क्या है, इसकी बीटा चेन्स है, ये बीटा चेन्स है ना आपकी ब्लैक वाली, इनकी क्या है बेटा, ऐसे ब्लैक वाली बीटा चेन्स है। ठीक, इन बीटा चेन्स का क्या हो जाता है बेटा, पॉलीमराइजेशन हो जाता है। ये देखो, ये आपका हीम वाला पार्ट हो गया बीच में टिप वाला। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो गया, देखो यहाँ पर ये जो बीटा चेन्स हैं, देखो अच्छा रेड कलर, चलो रेड कलर से बनाता हूँ बीटा चेन्स को मैं। ये बीटा चेन्स है, इन बीटा चेन्स के बीच में क्या आ जाता है बेटा, इन बीटा चेन्स के बीच में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन आ जाता है। बीटा चेन्स में क्या हो जाता है बेटा, बीटा चेन्स में हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस आ जाते हैं। क्या जाते हैं, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन आ जाते हैं। और फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, बीटा चेन का पॉलीमराइजेशन हो जाता है, बीटा चेन पॉलीमराइजेशन। ठीक, अब इस बीटा चेन के पॉलीमराइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखो, RBC का शेप जो है ना वो सिकल शेप हो जाता है। ये है RBC, देखो अब इसमें बीटा चेन्स कैसी हो गई, देखो कैसा शेप है बेटा, ये हो जाता है सिकल शेप। सिकल शेप किसकी वजह से हुआ है, इस बीटा चेन के पॉलीमराइजेशन के कारण हुआ है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, बीटा चेन का पॉलीमराइजेशन हुआ। 1 मिनट जरा चेक करता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपको ऊपर बना देता हूँ मैं, हाँ दिख रहा है बेटा। ठीक है, तो इस बीटा चेन का क्या हो जाता है, पॉलीमराइजेशन हो जाता है। अब यहाँ पर देखो आपकी बीटा चेन्स कैसी हैं, ऐसे पॉलीमराइज्ड होती हैं। इस RBC में बीटा चेन्स कैसी होती हैं, ऐसे पॉलीमराइज्ड होती हैं।
ठीक। और कैसा हो गया शेप, सिकल शेप हो गया। होना कैसा चाहिए था, बाई कॉनकेव शेप, लेकिन अब कैसा हो गया, सिकल शेप की आरबीसी हो गई है। ठीक है, अब इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो सिकल सेल। ठीक, हंसिया का जैसे गांव में होता नहीं है हंसिया काटने वाला, ठीक है, आप जो भी फसल काटते हो उसमें हंसिया वगैरह लगता है, ऐसे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, वो ऐसे टाइप का। ठीक है, उससे आप काटते हो तो उसके शेप की हो गई कि नहीं हो गई बेटा, तो इसको आप क्या कहते हो, सिकल सेल कहते हो। ठीक है, अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस सिकल सेल, इस सिकल सेल का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस अफेक्टेड पर्सन के ऊपर। ठीक है, तो जब आपकी ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगी, जो आपकी आरबीसी थी वो बाई कॉनकेव होने की बजाय कैसे हो जाएगी, सिकल शेप हो जाएगी, तब क्या फ़र्क पड़ेगा, तब क्या फ़र्क पड़ेगा, आइए देखते हैं। फटाक से बेटा इसका स्क्रीनशॉट करो, इधर का मैं रफ करता हूँ, इधर मैं बनाता हूँ कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, फटाक से आप स्क्रीनशॉट करिए इसका, फटाक से इसको करिए, फिर यहाँ पर बनाता हूँ मैं। देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, देखो होगा क्या, पहली बात तो इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी थोड़ा सा कम हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए बेटा ये क्या है, एक ब्लड वेसल है, ये क्या है, नॉर्मल ब्लड वेसल है। नॉर्मल क्या है, ये ब्लड वेसल है। किसकी है बेटा, ये है नॉर्मल पर्सन की। किसकी है, नॉर्मल पर्सन। अब नॉर्मल पर्सन की ब्लड वेसल है, यहाँ पर क्या जा रही है, ये आरबीसी जा रही है, ऐसे राउंड शेप में है, आराम से जा रही है, ऐसे निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्लाज्मा में फ्लोट करते हुए ऐसे निकल जाएगी आराम से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा हम लोग चलते हैं अफेक्टेड पर्सन के ब्लड वेसल में। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर है अफेक्टेड पर्सन की ब्लड वेसल। किसकी ब्लड वेसल बेटा, अफेक्टेड पर्सन की ब्लड वेसल। अफेक्टेड पर्सन की ब्लड वेसल में क्या हुआ है, उसकी आरबीसी कुछ इस शेप की हो गई है। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही वो इस बाइफरकेशन पर पहुंचेगी, यहाँ पर वो कुछ इस तरीके के ऐसे जाके बैठ जाएगी। यहाँ पर क्या होने लगती है बेटा, यहाँ पर वो डिपॉजिट होने लगती है। देखो, शेप चेंज होने के कारण ये सही से फ्लोट नहीं कर पा रही है, और यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, आरबीसी डिपॉजिट हो रही है। आरबीसी डिपॉजिटेड। यहाँ पर क्या होगी बेटा, ऑक्सीजन सप्लाई क्या होगी, ऑक्सीजन सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और फिर कहाँ क्या होगा बेटा, जिस ऑर्गन में ये जा रही थी, ये ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए ये ब्लड वेसल, उस ऑर्गन में ब्लड सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। ऑर्गन हैव लेस ब्लड सप्लाई। ठीक, यहाँ पर ऑब्वियसली डिपॉजिट हो गई, उसने क्या किया, ब्लड वेसल को ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक ब्लड वेसल। ठीक है, ऑर्गन में ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, ब्लड की सप्लाई कम हो गई, तो क्या होगा बेटा, ऑर्गन जो है वो डैमेज हो सकता है। ऑर्गन क्या होगा, डैमेज हो सकता है। ठीक है, ऑर्गन क्या हो सकता है बेटा, डैमेज हो सकता है। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, देखो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है, तो ऐसे इंसान का क्या कराना पड़ता है, 2-3 महीने पर रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है बेटा, इन सिकल सेल वाली आरबीसीज को, जो नॉर्मल ब्लड होगा उसकी आरबीसी जो होंगी वो बाई कॉनकेव होंगी। ठीक है, तो और ये क्या है बेटा, ये इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड है। ठीक है, तो ये किसका ब्लड है, ये अफेक्टेड पर्सन है। अगर इस वाले ब्लड को इस नॉर्मल ब्लड से बदल दिया जाए तो क्या होगा बेटा, 2-3 महीने तक ये आदमी नॉर्मल तरीके से जीवन जी सकता है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर देते हैं। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू थोड़ा सा इसको मैनेज किया जा सकता है। तो ये थी बात किसकी बेटा, ये थी बात हमारी सिकल सेल एनीमिया की। ठीक है, अब इसकी इनहेरिटेंस भी चेक कर लेते हैं, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करो, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड चेक करते हैं किसकी, सिकल सेल एनीमिया की इनहेरिटेंस को। ठीक है, तो देखो इधर, अब यहाँ पर बात करेंगे बेटा किसकी, सिकल सेल एनीमिया की इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते हैं बेटा, इनहेरिटेंस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। इनहेरिटेंस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। मेरे पास एक पर्सन है, वो है नॉर्मल पर्सन।
ठीक है, क्योंकि मेल और फीमेल होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ऐसा डिसऑर्डर है बेटा, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक है, यहाँ पर एक नॉर्मल पर्सन है, चलो मान लिया ये क्या है, मेल है, एंड क्या है बेटा, एक कैरियर पर्सन है। कैसा पर्सन है बेटा, कैरियर पर्सन है। ठीक है, कैसा पर्सन है, कैरियर पर्सन है। ठीक है, और ये भी क्या है बेटा, ये भी आपका फीमेल है। तो क्या इसके किसी बच्चे में सिकल सेल एनीमिया होगा कि नहीं होगा, आइए देखते हैं। अगर नॉर्मल पर्सन है तो इसका जीनोटाइप कैसा होगा, HbA एंड HbA। ठीक है, कैरियर पर्सन है तो कैसा होगा बेटा, HbA एंड HbS। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर दोनों एलील क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, ये बनेगा HbA HbA। यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर बनेगा HbA एंड HbS। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, ये जो है ना इसके साथ कंबाइन कर जाएगा तो क्या बनाएगा, HbA। ये जो है इसके साथ कंबाइन कर जाएगा बेटा तो क्या बनाएगा, HbA एंड HbS। यहाँ पर ये HbA लिख लेना। ठीक है, दोनों HbA। अब ये इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये किसके साथ कंबाइन करे, ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो क्या बना सकता है, HbA एंड HbA। ये बेटा अगर इसके साथ कंबाइन करेगा तब क्या बना सकता है, ये बना सकता है HbA एंड HbS। अब देखो ये वाला कैसा होगा सर, नॉर्मल होगा। ठीक है, ये वाला कैसा होगा सर, कैरियर होगा। ये कैसा होगा बेटा, ये भी कैरियर होगा। ये वाला कैसा होगा सर, ये नॉर्मल होगा। HbA एंड HbA ये कैसा होगा बेटा, नॉर्मल होगा। और ये कैसा होगा बेटा, ये आपका कैरियर होगा। ठीक है, तो अगर एक पर्सन कैसा है बेटा, एक पर्सन जो है मेल का वो कैसा है, वो आपका नॉर्मल है, और कैरियर पर्सन जो है वो फीमेल है, वो भी कैसी है, दिखने में तो कोई डिजीज़ नहीं होगी लेकिन कैसी है, कैरियर है। तो उसकी आने वाली जनरेशन में 50% क्या होंगे, 50% कैरियर की पॉसिबिलिटी है एंड 50% क्या है उसके नॉर्मल है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो बेटा, किसी का भी आए आप कर सकते हो। ठीक है, जीनोटाइप आपको लिखना आना चाहिए, आप इस तरीके के क्वेश्चंस को आराम से टैकल कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे, अगर ये भी कैरियर हो, ये भी कैरियर हो, तो पेरेंट्स में किसी को सिकल सेल तो नहीं होगा, लेकिन कैरियर होने के कारण इनकी जो जनरेशन है ना, वो जनरेशन में पॉसिबिलिटी है किस बात की, उस जनरेशन में पॉसिबिलिटी होती है बेटा किसकी, कैरियर होने की भी, और आपके सिकल सेल एनीमिक होने की भी पॉसिबिलिटी होती है। कैसे होती है उसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो मैंने क्या कहा आपको बेटा, मैंने कहा आपको कि आपके पास एक पर्सन है। ठीक है, ये पर्सन कैसा है बेटा, ये पर्सन मेल है। आपके पास एक पर्सन है बेटा, ये पर्सन कैसा है, ये पर्सन फीमेल है। ठीक है, मेल वाला कैसा है बेटा, ये आपका कैरियर है। ठीक है, ये भी कैसा है बेटा, कैरियर है। यहाँ पर कैरियर है तो कैसा होगा, HbA एंड HbS। ठीक है, ये भी कैरियर है तो HbA एंड HbS। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं बेटा, देखो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, ये जब गैमेट फॉर्मेशन करेगा तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। HbA एंड HbS आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये भी क्या है बेटा, HbA है, ये भी क्या है, HbS है। इसके फर्स्ट से कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, HbA एंड HbA। इसका फर्स्ट इसके सेकेंड से कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, HbA एंड HbS। ठीक है, कैसा हो जाएगा बेटा, ये कैरियर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, HbS एंड HbA। क्या है बेटा, ये HbA है, HbS है, कैसा होगा ये कैरियर है सर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखो HbS एंड HbS। ठीक है, ये इसके साथ मैच किया और यही इसके साथ मैच किया, HbS एंड HbS। कैसा होगा बेटा, ये सिकल सेल एनीमिक होगा। कैसा है, ये सिकल सेल एनीमिक है। देखो 50% क्या है, कैरियर है। देखो इस जनरेशन में क्या है, 50% कैरियर है। ठीक है, 50% क्या है, देखो ये वाला और ये वाला क्या है, कैरियर है। ये वाला क्या है, 25% एनीमिक है। ठीक है, एंड 25% क्या है, नॉर्मल है।
ठीक बेटा, तो ये हो गई इनहेरिटेंस के बाद किसके, सिकल सेल एनीमिया की। अब फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, इसको मैं रफ करता हूँ। अब चलते हैं बेटा कि ये जो म्यूटेशन हो रही है जीन लेवल पर, इसमें क्या चेंज आता है वो देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखने का प्रयास करेंगे कि अगर एक पेप्टाइड चेन में एक अमीनो एसिड बदल जाए तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, एक पेप्टाइड चेन में एक अमीनो एसिड बदल जाए तो क्या हो सकता है। ठीक है, चलो देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बनाते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है, ABA है। ये भी क्या है बेटा, DNA का एक छोटा सा पार्ट है। ये भी क्या है, DNA का एक छोटा सा पार्ट है। म्यूटेशन के बाद वाला जीन है, ये म्यूटेशन के पहले वाला जीन है। तो यहाँ पर बनाते हैं पहले नॉर्मल वाला। इसको बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग नॉर्मल वाले को बनाएंगे। सपोज करते हैं ये क्या है बेटा, DNA। क्या है बेटा, DNA। ठीक है, यहाँ पर कुछ सीन ऐसा है। ठीक, यहाँ पर है C यानी साइटोसिन, थायमिन एंड साइटोसिन। C है तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ग्वानिन होगा। T है तो यहाँ पर क्या होगा, A होगा। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर ऐसे G होगा। ठीक है, ये आपकी अगर 3 प्राइम डायरेक्शन है तो ये 5 प्राइम होगी, ये 5 प्राइम है तो ये क्या होगी, 3 प्राइम। ठीक है, अब ये वाला स्ट्रैंड जो है ना, ये है आपका कोडिंग स्ट्रैंड। क्या होता है, कोडिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, जिस पर अब ये एक जीन था, और जीन का क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड है। कोडिंग स्ट्रैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। ठीक है, क्या होते हैं, कैसे जो है ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर हुआ है ट्रांसक्रिप्शन। क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगा, एक मिनट, ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगा बेटा, एक mRNA बनता है। mRNA कैसा बनेगा, देखो ये कोडिंग स्ट्रैंड है ना, तो बिल्कुल इसके जैसा ही mRNA बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर रहेगा G, यहाँ पर क्या रहेगा, A रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, G रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा बेटा, इस mRNA के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा ट्रांसलेशन। क्या होगा बेटा, यहाँ पर होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की प्रोसेस के थ्रू बनती है प्रोटीन यानी पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन अभी मैंने कहा किसकी बनी होगी, अमीनो एसिड की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, अमीनो एसिड है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे क्या होते हैं बेटा, अमीनो एसिड ऐसे लगे रहते हैं। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये जो सिक्स्थ अमीनो एसिड है ना, ये जो GAG है, ये क्या है बेटा, एक कोडॉन है। ये किसके लिए होता है बेटा, ये होता है ग्लूटामिक एसिड के लिए। यहाँ पर जो अमीनो एसिड लगा है ना, ये 6 नंबर का, ये कौन सा है, ये है बेटा आपका ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, अब जो ये अफेक्टेड पर्सन है, देखो अब ये नॉर्मल जीन था, कौन सा वाला, HBA वाला। अब यहाँ पर हम लिखते हैं बेटा अफेक्टेड पर्सन का जीन। किसका लिखेंगे बेटा, अफेक्टेड पर्सन। अफेक्टेड पर्सन का क्या सीन बनता है। ठीक है, देखते हैं। नॉर्मल जीन कैसा था बेटा, ऐसा था। अब जीन में क्या हुई, म्यूटेशन हुई। तो जीन में म्यूटेशन हुई है तो चेंज कहाँ आया होगा, इस वाले पोर्शन में। तो यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ पर था C, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर A था, यहाँ पर T था। अब हुआ क्या कि यहाँ पर इन्वर्जन हो गया, मतलब ऐसे इन्वर्ट हो गया। ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, कहाँ चला गया, नीचे। तो ये हो गया A, यहाँ पर हो गया T, यहाँ पर G है, T है, और यहाँ पर क्या है बेटा, फिर से C है, और यहाँ पर क्या है, G है। एक पॉइंट पर म्यूटेशन हुई है ना बेटा, देख इधर, केवल एक जगह म्यूटेशन हुई है। तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन उल्टा हो गया। ठीक है, नीचे वाला कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर वाला कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो क्या हो गई बेटा, पॉइंट म्यूटेशन हो गई। ठीक है, अब इस पॉइंट म्यूटेशन का क्या रिजल्ट होगा, देखो यहाँ पर क्या है बेटा, ये वाला तो आपका कोडिंग स्ट्रैंड था। कैसा था बेटा, 5 प्राइम से 3 प्राइम था। ये कैसा था, 3 प्राइम से 5 प्राइम था। ठीक है, ये कैसा है बेटा, कि ये कोडिंग स्ट्रैंड है। क्या है बेटा, ये कोडिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड है। अब यहाँ से क्या बनेगा बेटा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन हुआ सर, हाँ सर हो गया। यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर बनेगा mRNA। ठीक है सर, mRNA बना। mRNA क्या कराएगा बेटा, mRNA पर अब कोडॉन कैसे होंगे, देखो यहाँ पर ये G है, यहाँ पर क्या आ गया, G आ गया। थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ बेटा इसको, ताकि ये एरो मेरा गड़बड़ कर रहा है ऐसे। ये क्या है, mRNA। यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये G होगा। लेकिन ये तो DNA का स्ट्रैंड था, ये किसका है, RNA का है। तो T की जगह पर क्या होता है, थायमिन की जगह पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, U आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा G। अब ये GUG देखो, ये GAG है, ये एक अलग कोडॉन है। ठीक है, ये GAG है, एक अलग कोडॉन है। और यहाँ पर क्या है, GUG है, ये एक अलग कोडॉन है।
ठीक है। इससे जब अलग कोडॉन है तो जब ये ट्रांसलेशन कराएगा तो प्रोटीन बनेगी भाई साहब, हाँ बनेगी, ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। ट्रांसलेशन होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, देखो एक पेप्टाइड चेन बनी थी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते हुए अमीनो एसिड की चेन बनी थी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर देखो बेटा, इसके कारण, इस कोडॉन के कारण यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर आया था ग्लूटामिक एसिड। अब इस कोडॉन के कारण कोडॉन बदल गया तो एसिड बदल जाएगा, ठीक है, ये सॉरी ये आपका अमीनो एसिड बदल जाएगा, ठीक है। कैसे बदलेगा, देखो यहाँ पर क्या था, ग्लूटामिक एसिड था, यहाँ पर आ जाता है बेटा एक आ जाता है वैलिन। अब देखो क्या हो गया बेटा, क्रम चेंज हुआ, यहाँ पर कुछ अमीनो एसिड रहे होंगे, यहाँ पर छठे पर क्या था, ग्लूटामिक एसिड था, लेकिन अब क्या हुआ, अब हो गया वैलिन, यानी ये पेप्टाइड चेन अलग हो गई, ये पेप्टाइड चेन अलग हो गई। अगर पूरे पेप्टाइड चेन में कहीं एक जगह पर भी अमीनो एसिड चेंज हुआ तो पूरी क्या होगी, पेप्टाइड चेन बदल जाएगी और पूरी प्रोटीन बदल जाएगी। अभी प्रोटीन कैसी थी, ऐसी थी नॉर्मल कंडीशन में, अब यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड के बजाय क्या आ गया, वैलिन आ गया। वैलिन आने के कारण ये पेप्टाइड चेन क्या हुई, चेंज हो गई। तो ये क्या हुई बेटा, चेंज्ड पेप्टाइड चेन। क्या है बेटा, ये चेंज्ड पेप्टाइड चेन, ठीक है। और ये चेंज पेप्टाइड चेन जो है ना, यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए बेटा, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिकल सेल, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिकल सेल एनीमिया, ठीक है बेटा। बात समझ आई इतनी? अगर इतनी बात समझ आई हो तो ठीक है, हम लोग बेटा इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, यहीं पर रखते हैं। तुरंत ही इसके जस्ट बाद हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं थैलेसीमिया को, फिर उसके जस्ट बाद हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, फिनिलकेटोन्यूरिया को, ठीक है। तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करें, इसको आज का आज ये चैप्टर क्लोज करना है, आज या कल में इस चैप्टर को खत्म करके नया चैप्टर स्टार्ट करना है हमको, कौन सा, मॉलिकुलर बायोलॉजी का, ठीक है, मॉलिकुलर जेनेटिक्स से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करें बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या है बेटा, ये आपका नॉर्मल पेप्टाइड चेन है जो आपका इस तरीके का बाइकॉन्केव आरबीसी बनवाएगा, और ये क्या है बेटा, ये आपका चेंज पेप्टाइड चेन है जो क्या बनवाएगा बेटा, जो आपका इस तरीके का सिकल सेल आरबीसी बनाएगा, ठीक है, सिकल सेल्ड आरबीसी बनाएगा, ठीक है। तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रीज़न क्या लिख सकते हैं सिकल सेल एनीमिया का, अगर रीज़न लिखने का चाहें तो हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, रीज़न लिख सकते हैं कि इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक सेल एनीमिया इन बीटा पेप्टाइड चेन, इन बीटा पेप्टाइड चेन एट सिक्स्थ पोजीशन, एट सिक्स्थ पोजीशन ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाई वैलिन, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड जो अमीनो एसिड था वो किससे रिप्लेस्ड हो गया बेटा, वैलिन से हो गया, और यही वैलिन का जो चेंज था, यहाँ पर वैलिन का आ जाना किसके लिए रिस्पॉन्सिबल बन गया बेटा, सिकल सेल एनीमिया का रिस्पॉन्सिबल बन गया, ठीक है। अब बेटा इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बेटा, थैलेसीमिया को। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करिए आप, ठीक है। तो चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए।